नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हमें जो देखना है, हमने पिछली क्लास में हम वैदिक कल्चर को देखा है, वैदिक संस्कृति को हमने देखा है। और वैदिक संस्कृति में हमने पिछली क्लास में उसके काल को देखा है, यानी उसका काल विभाजन देखा है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक क्यों उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया, 1000 बीसी से 600 बीसी तक क्यों उसको उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। हमने आर्य शब्द की विवेचना देखी, आर्य शब्द क्या है, आर्यों का मूल निवास स्थान देखा, कौन कौन इतिहासकार क्या क्या बोलते हैं। फिर हमने वो मत भी देखा जो सर्वमान्य है, यानी बहुत ज़्यादा इतिहासकार क्या मानते हैं कि उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया क्यों था, और वो मध्य एशिया से ईरान आए और ईरान वाली शाखा ही भारत में प्रवेश करते हैं। कौन से वाले क्षेत्र में? सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में, और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। प्रमाण क्या है इस बात के? प्रमाण ये है कि जब हम ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य यानी ऋग्वेद को हम जब पलटेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसमें कई नदियों के जिक्र हैं जो कि अफगानिस्तान की नदियां हैं, यानी कि जो आर्य थे वो अफगानिस्तान की नदियों से परिचित थे, यानी उनका वो क्षेत्र रहा होगा। और पंजाब हरियाणा का जिक्र हमें मिलता है, वहाँ पे मौजूद नदियों का जिक्र हमें मिलता है। सप्त सिंधु, क्योंकि वहाँ पर जो 7 नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और सरस्वती के भी हमें वहाँ पर कई बार नाम मिलता है, बहुत बार नाम मिलता है। इस वजह से हम मानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्यन थे वो इस क्षेत्र में, यानी मुख्यतः सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में उनका विस्तार था। उसके बाद उत्तर वैदिक में हमें गंगा का जिक्र मिल रहा है, यमुना का जिक्र मिल रहा है, हमें गंडक का जिक्र मिल रहा है, सदा नीरा का जिक्र मिल रहा है, और उसके बाद हमें विंध्यन क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र का हमें वहाँ पर वर्णन मिल रहा है। कई हिमालयों की चोटियों के जिक्र हमें मिल रहे हैं। इससे हम लोग उनका भौगोलिक विस्तार हम लोग अंदाजा लगाते हैं। आज जो हमें मुख्य बातें देखनी है वैदिक काल में, हमें प्रशासनिक इकाई हम देखेंगे, हम राजा के बारे में देखेंगे, क्या वहाँ पे कोई राजतंत्र व्यवस्था थी, या और वहाँ पे हमें मंत्री परिषद देखना है, सेना का स्वरूप देखना है, हमें वहाँ पे राजा पर किस तरीके का नियंत्रण था, उन लोगों का जिनको जन बोलते थे। हमने समझा है वो जन कौन हुआ करते थे, यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी। ऋग्वैदिक काल में जैसे हमें कई जनों का वहां पर, जो आर्य थे ये भी एक जन थे, आर्य जन, भरत जन, ऐसे ही हमें कई जनों के नाम वहां पर मिलते हैं। तो ये जो जन थे ये वहां की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, और ये जो जन है इसी जन से बाद में जनपद, बाद में महाजनपद बनेंगे। अभी हम जब देखेंगे सबसे छोटी इकाई कुल, ग्रह, वो सब हम लोग देखेंगे, विश्व हम लोग देखेंगे, तो हमें समझ आएगा। फिलहाल हमें जो महत्वपूर्ण जो देखना है वो हम लोग आज देखेंगे। तो हमें मुख्यतः ये चीज़ें देखनी है। प्रशासनिक इकाई हम देखेंगे, राजा के बारे में हम लोग देखेंगे, राजतंत्र हम लोग देखेंगे, मंत्री परिषद, सेना, और वहाँ पे सेना का स्वरूप कैसा था, क्या स्थायी सेना थी या आरंभिक हमें प्रमाण मिलते हैं सेना के, राजा पर नियंत्रण कौन रखता था, किस तरीके की वहाँ पे सभाएं थी, समिति थी, हमें वो देखनी है। आय का स्रोत वहाँ पर क्या हुआ करता था। तो पहले तो इस चीज़ को ऐसे समझना है हमें कि इसका विकास कैसे हो रहा है, किसका, जो वैदिक काल है इसका विकास कैसे हो रहा है। हमने समझा था कि पूरा वैदिक काल है 1500 से 600 बीसी तक, और उसको हमने बांटा है 1500 से 1000 ऋग्वेद और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्यों? क्योंकि जो उत्तर वैदिक साहित्यों में हमें चर्चाएं मिलेंगी, उत्तर वैदिक साहित्य में जो हमें वर्णन मिलेंगे, उसको हमने 1000 बीसी से 600 बीसी तक बांटा है। और 1000 बीसी में क्यों बांट रहे हैं, 1000 बीसी ही हमने वो लाइन क्यों बनाई है, वो समय, वो जो काल, वो साल जो है वो 1000 बीसी ही क्यों है? इसलिए क्योंकि 1000 बीसी में हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और लोहा एक बहुत बड़ा चेंज करेगा उनकी कृषि में, उनके युद्धों में, उनके क्षेत्रीय विस्तार में, अधिशेष कृषि में लोहा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो प्रशासनिक इकाई जो थी वहां पर हम पहले देख लेते हैं, प्रशासनिक इकाई वहां पर कैसी थी। तो प्रशासनिक इकाई जो वहां पर थी वो थी जन आधारित। कैसी? जन आधारित। अब ये जो जन था, ये जन क्या है? ये जन जो है इसको हम लोग ग्रुप भी बोल सकते हैं। किसका ग्रुप? कबीला, यानी 50 60 70 कुछ लोग हैं,
वो लोग अपने आप को जन कहलाएंगे। आर्यों में भी कई जन थे, आर्य जन जो थे उनमें आगे चल के जनपदों में, जनपद की अवधारणा, जनपद इसीलिए स्थापित होंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे जन हैं। अगर एक ही जन होता तो पूरे समय तक आर्य जन, हमें भरत जन की बात वहां पर मिलती है, हमें आर्य जन की बात मिलती है, और भी हमें कई जनों की बात मिलती है। 10 राज्य युद्ध जो हुआ, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं, वो कई जनों के बीच में हुआ और उनका नेतृत्व करने वाले कुछ राजा थे, इसीलिए उसको बैटल ऑफ 10 किंग्स क्यों, इसी से पता चलता है कि वहां पर कई जन थे, कई जनों का वहां पर अस्तित्व था। तो ये जो जन है, ये जन, इसके बाद आएगा जनपद। अब आपको ये समझना है कि इस जन से पहले क्या था। तो इस जन से पहले आप ये समझिए कि इस जन से पहले यानी ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी जन, और वो जनजातीय कबीले थे। कैसे थे? जनजातीय कबीले। और कबीलों में आपने नोटिस किया होगा या आपने पढ़ा होगा, आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, तो कबीलों में राजा नहीं होते, वहां मुखिया होते हैं। इसीलिए कबीले के मुखिया को चीफ बोलते हैं, मुखिया को चीफ बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अराइव होगा और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा चीफ डम का। जबकि आने वाले काल में महाजनपदों के काल में, जनपदों के काल में हमें किंग डम का कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे राजा जैसे, एक जो राजा होता है ना, उसकी कई विशेषताएं होती हैं। विशेषता पहली कि वो निरंकुश तरीके का राजा होगा, वो वंशानुगत होगा। ये राजा की विशेषताएं होती है। जब तक हमें ये विशेषताएं नहीं मिलेंगी तब तक हम मान के चलेंगे कि मुखिया और चीफ जैसी वहां पर प्रथाएं प्रचलित थी। यानी ऋग्वैदिक काल में हमें चीफ का कॉन्सेप्ट मिलता है, मुखिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। और ये मुखिया जो होता था, गवर्न करने के लिए, संचालन करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कई सभाएं थी। यानी राजा पर नियंत्रण ऋग्वैदिक काल में, राजा पर ऋग्वैदिक काल में नियंत्रण कौन रख रहा है? सभा समितियां, सभा समितियां। अब ये सभा और समितियां क्या हुआ करती थी? सभा छोटे पैमाने पर और समितियां बड़े पैमाने पर। यानी सभा में 3, 4, 5 लोग हुआ करते थे जो कि नैतिकता जैसी बातों पर ध्यान देते थे, और समिति में बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे जो कि ये सब डिसाइड करते थे कि कितनी बलि देनी है, स्वेच्छा से बलि देनी है तो क्या देनी है। तो सभा और समिति जैसे हमें यहाँ पे प्रचलन में मिलती हैं। सभा और समिति जो कि क्या करते थे? राजा पर नियंत्रण रखते थे। अब राजतंत्र जैसी यहाँ पे हमें व्यवस्था के बारे में क्या पता चलता है कि यहाँ पर राजतंत्रिक व्यवस्था थी या नहीं थी? तो बिल्कुल थी, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वो राजा तो नहीं था, लेकिन राजा जैसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम मुखिया बोलते हैं, चीफ बोलते हैं। और जहां पर मुखिया होगा वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये राजतंत्रिक व्यवस्था थी। और उस मुखिया का मुख्य काम क्या होता? उस मुखिया का मुख्य काम ये हुआ करता था कि वो जो उसके जन हैं, उस कबीले की सुरक्षा वो करे, लड़ाई में नेतृत्व करे, और यदि शिकार वगैरह वो करते हैं तो शिकार करे, और इन सब चीज़ों का ध्यान दे, जैसे कृषि कितनी हो रही है, पशुपालन कितना हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर और ये आप समझते रहिए कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही मेन है, पशुपालन ही मेन है। तो कृषि वहां हो रही है, लेकिन वहां पे हमें लकड़ियों के हल के साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए, और आप ये भी समझते होंगे कि लोहे की कृषि में बहुत अंतर होता है, लकड़ी की कृषि में बहुत अंतर होता है। लोहे से गहरी जुताई होगी, बीज गहरा जाएगा तो वो ज्यादा फलेगा, फूलेगा। तो इसीलिए लकड़ी के हल के साक्ष्य हमें क्योंकि मिलते हैं, तो पशुपालन वहां पर मुख्य होगा। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी में पशुपालन मुख्य है। उसके बाद मंत्री परिषद वहां पे क्या थी? तो सेनानी और पुरोहित जैसे शब्द हमें वहां मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद को जब हम पलटेंगे तो वहां पे हमें सेनानी, पुरोहित जैसे शब्द हमें मिलते हैं। यानी राजा की सेना में ये सेनानी, पुरोहित, और एक चीज और जानते रहिए कि ये उसके ही रिलेशन वाले हुआ करते थे। ये सेनानी और पुरोहित जो थे उसके रक्त संबंध के लोग हुआ करते थे। तो सेनानी और पुरोहित हमें ऋग्वेद में मिलेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम जब देखेंगे तो हमें 12 रत्निनों की चर्चा मिलने लगेगी। 12 रत्निन मतलब अब राजा कुछ लोगों को रखने लगेगा, अपने खास लोगों को। और जैसे जैसे राजा में वो निरंकुशता आने लगेगी, जैसे जैसे वो
वास्तविक राजा बनने लगेगा, वंशानुगत होने लगेगा, तो वो अपने आप को ताकतवर बनाएगा। अब ताकतवर बनाने के लिए वो किसका सहारा लेगा? पुरोहितों का, क्योंकि पुरोहित उसको वेदों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से उसको ताकतवर ताकतवर बनाएंगे। और जो राजा होगा वो पुरोहित का संरक्षण करेगा। तो राजा और पुरोहित ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और बाकी नीचे जो लोग रह जाएंगे, यानी जो बाकी वर्ण रह जाएंगे, वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाएंगे, और वो कमजोर हमें आने वाले कालों में, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के अंत में और उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था कठोरता होती हुई दिखाई देगी। तो वहां पर मंत्री परिषद का रूप कैसा था? सेनानी और पुरोहित ऋग्वैदिक काल में, और 12 रत्निनों की चर्चा हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। सेना का स्वरूप कैसा होता है? तो इसको आपको ऐसे समझना है कि जब स्टार्टिंग फेज होता है ना, आपने देखा होगा गांव वगैरह में, जब लड़ाई हो जाती है गांव में, तो अगर एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है, इनमें लड़ाई हो गई आपस में, तो इधर वाले गांव जो हैं वो अपने बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सबको उठाएंगे। इधर गांव में भी ऐसे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सबको उठाएंगे, आ जाएंगे लठ वगैरह, डंडे वगैरह, लकड़ियां लेके लड़ने। लड़ाई होगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। डिस्पर्स हो गया सेना का। तो इस फॉर्म को बोलते हैं मिलिशिया। जो ये सेना का जो टाइप है इसको बोलते हैं मिलिशिया। तो स्टार्टिंग में कबीलों में ऐसे ही हुआ करता था। तो ऋग्वेद काल में स्थायी सेना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्थायी सेना वहां पर कुछ नहीं थी। वहां पर सेना सिर्फ इस तरीके से थी, वहां पर योद्धा हुआ करते थे, और उनके लिए युद्ध महत्वपूर्ण भी है। लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों के लिए युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्षेत्र विस्तार का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब उन्हें अपना क्षेत्र बढ़ाना है। क्षेत्र क्यों बढ़ाना है? क्योंकि लोहा मिलेगा, लोहे से कृषि होना शुरू होगी, और जब कृषि अधिशेष होगा तो अब एक मौका होगा कि कुछ लोग कृषि उगाए, यानी कुछ लोग कृषि करें, फसल उगाएं, और कुछ लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं। तो जब कुछ लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे तो अब वो उसमें मास्टरी हासिल करेंगे, उनका खुराफाती दिमाग दौड़ेगा, और जब खुराफाती दिमाग दौड़ेगा तो वो क्षेत्र विस्तार करेंगे, और क्षेत्र विस्तार करने के क्रम में वो जनपद, और जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य, ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो किंगडम का जो सफर है वो इसी तरीके से तय होगा। तो स्टार्टिंग में सेना जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और सेना भी कब कब आएगी? जब राजा इस लायक हो जाएगा कि अपनी सेना को पैसा दे सके, या पैसा नहीं तो कुछ उनके लिए फसल जैसी चीजें प्रोवाइड करा सके, ताकि वो उसके पास रहें, हमेशा रहे। जब उसको किसी पर धावा बोलना है, वो जाके लड़ाई करे, उनको जीत ले और वापस आ जाए। और सेना स्थायित्व, कहीं जा नहीं रही, अपने घरों में नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, पूरे के पूरे दिन वो किलों में ही रह रही है। ये व्यवस्था तभी आएगी जब कृषि अधिशेष होगा, राजा कर लगाएगा, और जब राजा कर लगाना शुरू करेगा तो वो उसको बाध्यकारी करेगा। और ऋग्वैदिक काल में ये बाध्यकारी नहीं है, अपनी मर्जी से लाकर दे रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में मुखिया को दिया जाने वाला बलि, भेंट, फसल, ये सब स्वेच्छा से हो रहा है। यानी मुखिया चुना जा रहा है, और मुखिया को स्वेच्छा से बलि, फल, फूल, अपना कृषि का कुछ भी हिस्सा दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको बाध्यकारी किया जाएगा, और पोस्ट वैदिक एरा में इसको बाध्यकारी और कठोरता पूर्वक किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कुछ लोग जमींदार, फिर मनसबदार, इस तरीके की व्यवस्थाएं उभरने लगेंगी। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए। देखिए, अगर आप इतिहास को इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल खत्म, फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पढ़ रहे हैं, महापाषाणिक संस्कृतियां पढ़ रहे हैं, महाताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पढ़ रहे हैं, या वैदिक कल्चर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पोस्ट वैदिक पढ़ेंगे, सूत्र काल हमें देखना है, गुप्त, मौर्य, ये सब हमें देखना है। तो अगर आप इनको इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे, आप सोचेंगे ये एक चैप्टर है, इसे मैं पढ़ लेता हूँ और इसका आंसर मैं लिख के आ जाऊंगा एग्जाम में। तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इनमें एक सातत्यता है, एक कंटिन्यूटी है, क्योंकि एक समय जब खत्म हो रहा है तो उसके कुछ तत्व अगले समय, अगले काल में देखने को मिलते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं कि जब एक समय, एक काल यानी पाषाण काल जब खत्म होगा और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां शुरू होंगी, तो ऐसा नहीं है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पूरी तरीके से तांबे का ही प्रयोग कर रही हैं। यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां केवल तांबे का प्रयोग नहीं कर रही, ताम्र पाषाण, तांबा प्लस पाषाण का प्रयोग वो कर रही है, और पत्थरों का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, तो जरूरी नहीं है वहां पर सिर्फ कांसे का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही वैदिक कल्चर
में 1000 बीसी में जब लोहा मिलेगा तो जरूर ऐसा नहीं है कि लोहे के हमें एकदम बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलेंगे। धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं चीजें, और ये आपस में जो पीछे से काल चले आ रही है एक दूसरे में सातत्य है, क्योंकि कुछ लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ लोग जब पुरापाषाण की जिंदगी जी रहे थे तो उसी समय पे भारत में कुछ लोग मध्यपाषाण की जिंदगी जी रहे थे, और जिस समय मध्यपाषाण की जिंदगी और पुरापाषाण की जिंदगी चल रही है उसी के पैरेलल में कहीं पे नवपाषाणिक यानी किसी ने कृषि करना शुरू कर दिया। और उसी समय जब पूरे भारत में उस क्षेत्र में हमें पाषाण काल का युग देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा नगरीकरण हो रहा है, प्रथम नगरीय क्रांति कहीं पे हो रही है, यानी कुछ लोगों की बुद्धि बढ़ी और कुछ लोगों ने नगर बनाने शुरू कर दिए। और जब ये नगर समाप्त हो जाएंगे तो हमें वैदिक कल्चर देखने को मिलेगा, और वैदिक कल्चर के साथ साथ हमें पाषाण काल, अभी हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे महापाषाण काल, तो वो महापाषाण काल की विशेषता क्या थी वो हमें देखना है। हालांकि कई टीचर्स महापाषाण पहले पढ़ाते हैं, महापाषाण काल संस्कृति को पहले पढ़ाना चाहिए बाद में पढ़ाना चाहिए, इसको लेके भी डिबेट है, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस समझना है तो महापाषाण काल अभी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में हम लोग महापाषाण को देखेंगे। तो ये जो संस्कृतियां हैं, ये जो सभ्यताएं इवॉल्व हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, इनमें सातत्यता, इनमें कंटिन्यूटी, इनमें हमें आपसी संबंध होगा। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर का संबंध देखेंगे, उनमें क्या क्या अलग विशेषताएं थी, उनमें एक विशेषता क्या थी, समान विशेषताएं, जैसे वैदिक कल्चर भी पशुचारी समाज है, कृषिक समाज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कृषक समाज है, अधिशेष पे आधारित उनकी इकोनॉमी थी, और वैदिक कल्चर में उत्तर वैदिक काल में खासकर अधिशेष पे आधारित उनकी इकोनॉमी होगी, उसमें भी शिल्प व्यवस्था हमें देखनी है, व्यापार हमें देखना है, नगरीकरण क्या वहां पे था, अर्ध नगरीकरण था, हाफ अर्बनाइजेशन था, तो हमें ये सब चीजें देखनी है। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें हमें आपस में संबंध देखना बहुत जरूरी है। पाषाण काल का संबंध ताम्रपाषाण से, ताम्रपाषाण का इंडस वैली सिविलाइजेशन, बीच में थोड़े समय का गैप, और फिर वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर से निरंतरता आज तक। तो जब हम इन सब चीजों को इंटरकनेक्ट करके हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे जो एक फैमिली है वो फैमिली आगे चल के एक ग्रुप बनती है, फिर वो जन कहलाएगा, फिर वो जन से जनपद बनेगा, फिर कुछ जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे, फिर 16 महाजनपद होंगे, उनको मगध जीतेगा। मगध क्यों जीतेगा, क्या उसकी खासियत थी, क्या उसके पास ऐसी विशेषताएं थी जिससे मगध जीत रहा है। तो जब हम इन सब चीजों को समझते रहेंगे तो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा होगी, हमें तत्वों को रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें सब चीजें पता हैं। तो इस चीज को समझते रहिएगा कि कैसे करके राजा इवॉल्व हो रहा है। तो राजा इवॉल्व ऐसे ही होगा जब कृषि अधिशेष होगा, कृषि अधिशेष की वजह से कुछ लोग कृषि में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग और कामों में इन्वॉल्व होंगे, और जब वो लोग कुछ और कामों में इन्वॉल्व होंगे, लोहा उन्हें मिल ही गया तो वो लोहे के हथियार बनाएंगे, लोहे के हथियार बनाएंगे, कृषि अधिशेष तो है ही, लोहे के हथियार बनाने से फिर वो क्षेत्र विस्तार करेंगे, और जब क्षेत्र विस्तार करेंगे तो जनपद का कॉन्सेप्ट आएगा। एक जनपद को जिंदा रहने के लिए दूसरे जनपद पर कब्जा करना पड़ेगा, एक महाजनपद को जिंदा रहने के लिए दूसरे महाजनपद पर कब्जा करना पड़ेगा, ऐसे ही करके साम्राज्य स्थापित होंगे, राजा स्थापित होंगे, और राजा की विशेषताएं और ज्यादा मजबूत होंगी। तो जो राजा पर नियंत्रण था वो हमें अब देखेंगे, और सेना का स्वरूप आप समझ गए कि कबीलाई था, अस्थायी था, और केवल युद्ध के समय वो इकट्ठा हो जाते थे यानी मिलिशिया, और बाद में मध्यकाल आते आते हमें स्थायी सेना का एग्जैक्ट रूप हमें देखने को मिलता है। राजा पर नियंत्रण मैंने बताया चुना हुआ राजा या मुखिया चीफ हुआ करता था, और उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत दिख जाएगा हमें जनपद में। आय का स्रोत वहां पर क्या हुआ करता था, तो मुखिया के लिए बलि दी जाती थी स्वेच्छा से, मुखिया को बलि दी जा रही है स्वेच्छा से, वो उनकी आय का स्रोत हुआ करता था। और आने वाले समय में इसे बाध्यकारी करेगा कौन, वो राजा जिस पर अब ताकत हावी होगी, और जब उस पर ताकत हावी होगी तो वो वंशानुगत होना चाहेगा। और एक चीज और यहाँ पर आप समझिए कि जो वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वेदिक के अंतिम कालों में देखने को मिलती है, वो वर्ण व्यवस्था बहुत फ्लेक्सिबल थी, वो वर्ण व्यवस्था बहुत फ्लेक्सिबल थी, यानी वो काम पर आधारित थी। हमें कई साहित्यों में ऐसी बातें मिलती हैं, और हमें एक स्टोरी ऐसी मिलती है जिसमें एक बच्चा लिख रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता कृषक है और मेरी माँ
शिल्पकार है, यानी एक ही फैमिली के 3 लोग अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। और जब एक ही फैमिली के 3, मैंने ये एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है, वहाँ पे स्टोरी में कुछ और है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से समझ आए। मतलब वो बच्चा बोल रहा है कि मैं तो कवि हूँ, मेरे पिताजी एग्ज़ाम्पल के लिए पुरोहित हैं और मेरी मम्मी शिल्प का काम करती हैं। तो ये तीनों अलग-अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही घर में है। और आज के समय में अगर कोई एक घर में पैदा हुआ तो उसकी जाति एक ही होगी, उसका वर्ण एक ही होगा। ये वर्ण जाति व्यवस्था में कैसे बदल रहा है, कठोरता आ रही है, यानी 1000 बीसी ऋग्वेदिक के अंतिम कालों में वो पुरुष सूक्त में जो हमें वर्ण व्यवस्था मिल रही है, वो पुरुष सूक्त में जो हमें वर्ण व्यवस्था मिल रही है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। यानी आप इसको ऐसे समझते रहिए कि ये 1000 से 600 बीसी वाला और ये 1500 से 1000 बीसी वाला, तो इसमें जो हमें वर्ण व्यवस्था मिलेगी वो पुरोहित, क्षत्रिय यानी योद्धा, उसके बाद हमें वैश्य और शूद्र। अब ये जो शूद्र हैं ये अनार्य हैं, यानी ये वो लोग हैं जो आर्य नहीं हैं, गैर आर्य लोग हैं। ये वो वाले शूद्र नहीं है जिनको हम आगे देखेंगे, यानी ये अछूत नहीं है। यहाँ पर अछूत छुआछूत जैसी परंपरा, अस्पृश्यता नहीं है। ये वो वाले शूद्र नहीं हैं जो हम आगे वाले कालों में देखने वाले हैं। ये वो शूद्र हैं जो अनार्य थे, गैर आर्य थे। और इन गैर आर्यों की जो विशेषता है वो है दास। ये दासों के रूप में वहां पर, अब दास जो काम करेगा वो कुछ भी करेगा। अब दास सेवा भी करता था, दास व्यवसाय भी करता था, और व्यवसाय वाला व्यक्ति यानी व्यापारी पुरोहित का काम भी कर सकता था, पुरोहित क्षत्रिय भी बन सकता था। और आगे हम देखेंगे जैन धर्म यानी महावीर जैन, बौद्ध, ये सब कौन से वंश से आते थे? क्षत्रिय थे। और इनके जो पिता थे वो एक मुखिया हुआ करते थे, क्षत्रिय वंश के मुखिया हुआ करते थे। अभी हम समझेंगे उन सब चीज़ों को बहुत गहराई से। तो जो वर्ण था बहुत फ्लेक्सिबल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में और पोस्ट वैदिक एरा में ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होने वाला है। और एक वर्ण को उनके कार्य अलॉट कर दिए जाएंगे जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर नहीं। ये मैं पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जो कार्य अलॉट करेंगे वो उनको कैसे कार्य अलॉट करेंगे। अगर शूद्र के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो वो शूद्र के ही कार्य करेगा, भले ही उसमें कलाकारी कितनी भी हो, भले ही उसका टैलेंट कितना भी हो, टैलेंट डजेंट मैटर हियर। तो ये चीज़ आप समझते रहिए कि वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल में बहुत फ्लेक्सिबल है और उत्तर वैदिक काल में बहुत ही कठोर होगी। और पोस्ट वैदिक पीरियड में 600 से 300 वाले पीरियड में जब मगध जैसी साम्राज्य बड़े बड़े स्थापित होंगे वहाँ पर तो और ज़्यादा कठोरता आ जाएगी। तो प्रशासनिक इकाई जन, बाद में जनपद। राजा के बारे में हमें वहाँ पे क्या पता लगता है? वहाँ पर चीफ था और वहाँ पर राजा था, राजन था। एक राट जैसे शब्द हमें मिलेंगे, भोज विराट जैसे शब्द हमें उत्तर वैदिक काल में हमें मिलते हैं। राजतंत्र के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर मुखिया और वहाँ पर राजा, और वो धीरे धीरे वंशानुगत और कंट्रोल से बाहर यानी निरंकुश होता चला जाएगा। मंत्री परिषद के बारे में हमें पता चलता है सेनानी थे, पुरोहित थे ऋग्वैदिक काल में, और 12 रत्निनों की चर्चा हमें बाद में उत्तर वैदिक कालों में मिलती है। सेना का स्वरूप स्थायी, कबीलाई और केवल युद्ध के समय एकीकृत होता था, जिसे मिलिशिया बोलते हैं। ये था ऋग्वैदिक काल में। और धीरे धीरे स्टैंडिंग सेना, स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। राजा पर नियंत्रण, राजा चुना हुआ होता था, सभा और समितियों का उस पर नियंत्रण होता था। बाद में वंशानुगत हमें देखने को मिलता है। आय का स्रोत जो था स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि, भाग, ऐसी चीजें हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो आय का स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा कठोरता से या बाध्यकारी कर व्यवस्था, बाध्यकारी बलियां। तो ये मुख्य बातें हैं जो हमने जान ली। अब हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास देखेंगे, और ये हम ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में अलग अलग देखेंगे। यानी हमें अभी क्या क्या देखना है मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास देखना है, जो कि हम ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में
दोनों में देखेंगे। हमें वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देखनी है और उसमें भी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम लोग महिलाओं की स्थिति को देखने वाले हैं। उसके बाद हमें ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, हमें उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखनी है, हमें वैदिक धर्म देखना है जो कि हम ऋग वैदिक धर्म, हम उत्तर वैदिक कालीन धर्मों को हम देखेंगे। हम लोग वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं को देखेंगे, उपासना की पद्धति देखेंगे, उपासना का उद्देश्य देखेंगे। हमें वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देखनी है, ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देखनी है, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देखनी है। ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में हम लोग पशुपालन, कृषि, नगरीकरण, मुद्रा, शिल्प ऐसी बातें देखेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी हम लोग पशुपालन, मुद्रा, शिल्प, नगरीकरण ऐसी बातें देखेंगे और व्यापार देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को देखना है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे। इसका हम इन दोनों की तुलना करेंगे, क्या उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे और वहाँ पर समतावादी स्वरूप मौजूद था या नहीं, दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। उसके बाद हमें वैदिक काल का महत्व और उसकी विरासत या निरंतरता को देखना है। उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक एज में हमें तुलना करनी है। तो हम आज ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाए। 2 या 3 पार्ट जितने भी बनेंगे, लेकिन आज मतलब इस सीरीज़ में हम लोग पूरा वैदिक कल्चर ख़त्म कर लेंगे। तो पुराना जो पिछली वीडियो है उसमें हमने समझ लिया था आर्य क्या थे, उनके मूल निवास स्थान और वो सब। तो अभी हम लोग वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास को देखते हैं और इसमें भी हम लोग ऋग्वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास देखते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त द्वारा चारों वर्ण का उल्लेख हमें पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और यहीं पे नदी सूक्त भी है। नदी सूक्त वो स्रोत या वो मंडल है जिसमें हमें कई नदियों के बारे में पता चलता है और उन्हीं नदियों का जिक्र हमें जैन नवेस्ता, जो कि ईरान का धार्मिक ग्रंथ है, मध्य एशिया में बहुत महत्वपूर्ण वो ग्रंथ है जैन नवेस्ता। उसमें जैन अवेस्ता में हमें बहुत सारी नदियों के जिक्र मिलते हैं जो कि हमें यहाँ भी मिलते हैं। तो इसी से तुलना मैक्स मुलर ने जब करी तो इसीलिए वो सर्वमान्य मत है कि जो ईरान की शाखा यहाँ आई, मध्य एशिया वाली शाखा ईरान, और ईरान से सबसे अंदर वाले क्षेत्र में आर्य प्रवेश करते हैं। इसीलिए क्योंकि जो इतिहास सबसे ज़्यादा मान्य होगा या एक्सेप्ट जिस इतिहास को किया जाएगा वो उस इतिहास को फैक्ट के बेसिस पे किया जाएगा, और फैक्ट भी पुरातात्विक और साहित्यिक एक दूसरे की जब पुष्टि कर देते हैं। हमने पहली क्लास में देखा था कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य एक दूसरे की जब पुष्टि करेंगे तो हम उनको ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। तो ऐसे ही जैन अवेस्ता और यहाँ पर ऋग्वेद जो 1500 से 1000 बीसी में मुख्य स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है वो। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त द्वारा हमें चारों वर्णों का एक साथ पहली बार जिक्र मिलता है और ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि आर्य जो थे गैर आर्यों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण वर्ण का विकास हुआ। यानी आर्य थे, वो आए, पहले से मौजूद गैर आर्य थे, वो थे। तो गैर आर्यों में और आर्यों में बहुत सारी भिन्नताएं थी। गैर आर्य वो भाषा नहीं जानते थे जो आर्य जानते थे। आर्य गौण वर्ण के थे, लंबे थे, ताकतवर थे, और इस चीज को आज भी जानते होंगे कि अभी करंट में भी, आज के समय में भी कुछ जैसे बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं और बहुत लोग ये भी बताते हैं कि हमारे विश्व की या देश की ज़्यादातर संपत्ति कुछ लिमिटेड लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास है, और थोड़े से हिस्से की या थोड़ा सा हिस्सा बहुत ज़्यादा लोग आपस में बांट रहे हैं। तो ये जो विभाजन है ये पहले भी मौजूद था। यानी आज जो लोग अमीर बनते चले जा रहे हैं उनका बुद्धि का लेवल अलग है, और जो नहीं बन पा रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे हैं, उनका बच्चा भी वही काम करता था, फिर आगे दूसरा भी नौकरी कर रहा है, तीसरी पीढ़ी भी नौकरी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत नाम कमा रहे हैं। तो ये जो भिन्नता देखने को मिलती है मानव मस्तिष्क की भिन्नता है कि कुछ लोग मेहनती हैं या चालबाज धोखेबाजी करके अमीर बन गए। मैं सब पे ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग अमीर बन गए, कुछ लोग एक्टर बन गए, लेकिन कुछ लोग चलते जा रहे हैं वो एक
जिंदगी जीते जा रहे हैं। तो यही भिन्नता मानव में हमेशा देखी गई है। तो स्टार्टिंग में भी यही भिन्नता, जो आर्य और गैर आर्य में जो भिन्नता थी वो यही थी कि गैर आर्य कहीं ना कहीं आर्यों के सामने कमजोर पड़ गए, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वो कमजोर नहीं पड़े। इस बात को बहुत गहराई से समझना कि वास्तविकता में देखा जाए तो वो कमजोर नहीं पड़े। वास्तविकता में एक दो बातें आर्यों में ज्यादा थी, और क्योंकि उनमें वो बातें ज्यादा थी इसलिए गैर आर्य दब गए, इसीलिए वो दास बन गए, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि अरे यार इनमें तो ये चीजें ज्यादा हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, या आप कुछ किसी प्रकार के कलाकार हैं, और आप उसमें बहुत माहिर हैं, और आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो और एकाएक आपके कंपटीशन में कोई ऐसा व्यक्ति उतरे जिसमें एक स्किल ज़्यादा हो, एक स्किल सिर्फ, तो आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे, क्योंकि उसमें वो स्किल ज़्यादा। हालांकि आप कमज़ोर नहीं, आप बहुतों में बहुत अच्छे हैं, आपको अब तक लगता था कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, या मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक स्किल ज़्यादा होने से आप थोड़ा सा दब गए। ऐसे ही गैर आर्य दब गए। किन से? आर्यों से। क्योंकि आर्य जो थे, जो बाहर से आए, ऐसा माना जाता है जो बाहर से आए उनमें भाषा का एक स्तर अच्छा था। वो अलग किस्म की भाषा बोलते थे, वो गौण वर्ण के थे, उनका जो शारीरिक जो उनकी व्यवस्था थी वो अलग किस्म की थी। इसीलिए जो गैर आर्य थे वो दब गए। और इस चीज़ को एक बार ऐसे सोचिए कि अगर गैर आर्य नहीं दबते तो इतिहास कुछ और ही होता। तो हालांकि थ्योरीज को लगाते रहेंगे तो बहुत सारी होती, फिर भी इस चीज़ को आप समझिए कि कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं होता। हम अपने आप को जब तक कमज़ोर समझेंगे नहीं, हम नहीं होंगे। हम किसी से कमज़ोर नहीं होते। हम जब तक कमज़ोर नहीं होंगे, जब हम खुद मान लेंगे हम कमज़ोर है तो कमज़ोर तो आप फिर रहेंगे ही। दास बनाना किसी को भी बहुत आसान है। हर किसी के अंदर एक दास है, हर किसी के अंदर एक राजा है। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। हालांकि दास होना भी अच्छा नहीं है, राजा होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस चीज को समझिए। तो क्योंकि गैर आर्य अलग थे, भिन्न थे, आर्य भिन्न थे, इन दोनों में जो भिन्नताएं थी इसी के कारण वर्ण व्यवस्था का वहां पर उत्पत्ति हो रही है, वर्ण व्यवस्था का वहां पर प्रचलन हो रहा है। और हमें ऋग्वेद के अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था के पूरे पूरे प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में चारों स्तरों वाली ऊर्ध्वाधर, यानी वहां पर जो हमें विभाजन देखने को मिल रहा है वो वर्टिकल विभाजन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से चार वर्ण हैं, और हर वर्ण किसी दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ माना गया है। जैसे यहाँ पुरोहित वर्ग, फिर यहाँ पे योद्धा वर्ग, यहाँ वैश्य, और यहाँ गैर आर्य। अब ये जो गैर आर्य यहाँ पर है, इन्हीं को आने वाले उत्तर वैदिक काल में इन्हीं गैर आर्यों को शूद्रों की तरह शामिल किया जाएगा। किसकी तरह? शूद्रों की तरह। और इनको शूद्रों की तरह शामिल करने का कारण यही रहेगा क्योंकि जो उच्च वर्ग है, जो योद्धा वर्ग है या पुरोहित वर्ग है, वो अपने आप को स्थापित करेंगे वंशानुगत। और जब वो अपने आप को वंशानुगत वहां पर स्थापित कर रहे हैं तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि नीचे जो वर्ण स्थापित है पहले से, जो ऋग्वैदिक काल से नीचे वाले वर्ण वैश्य और शूद्र वर्ण जो चले आ रहे हैं, वो अपने काम के हिसाब से हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। मतलब अगर कोई शूद्र घर में पैदा हुआ, यानी उसके पिता कोई ऐसा काम करता है जिस वजह से वो शूद्र कहला रहे थे, वो गैर आर्य थे और वो ऐसा कार्य कर रहे थे जिस वजह से वो शूद्र कहलाएंगे, और उनका बेटा हुआ और वो बेटे में इतनी ज्यादा टैलेंट है कि अब वो पुरोहित भी बन सकता है, योद्धा भी बन सकता है। लेकिन पहले से मौजूद कुछ पुरोहित और योद्धा वर्ग ये नहीं चाहेंगे, और वो जब ऐसा चाहेंगे कि ये सब ना हो, किसी को भी कर्म के आधार पर वर्ण में जगह ना मिले या वर्ण वो रूपांतरण ना कर सके, इसीलिए वो क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिजिड बनाएंगे। आने वाले समयों में हम लोग इसको और रिजिड देखेंगे। किसको? वर्ण व्यवस्था को। और यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था में बदलने वाली है। यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के पोस्ट वैदिक काल में, वैदिकोत्तर काल में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदलने वाली है। तो
जो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही है आखिरी समय में, वो फ्लेक्सिबल थी, रिजिड नहीं थी। क्या नहीं थी? रिजिड नहीं थी। अब हम एक बार इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो अपना वर्ण बदलकर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में रूपांतरण कर सकते थे। मैंने आपको बताया वो जो बच्चा बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पापा पुरोहित है, मेरी मम्मी शिल्प का काम करती है, तो इससे पता लगता है कि अपने वर्ण को बदला जा सकता था। ये तो रही बात ऋग्वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था की। अब हम लेटर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था देखते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई, वहां पे फ्लेक्सिबल है। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 में और 1000 से 600 में कठोरता हमें देखने को मिल गई। इस काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और शक्तिशाली हो गए। और एक चीज और यहाँ पे समझिए कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों को महत्ता बढ़ने से ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि हुई। इसके ही साथ क्षेत्रीय विस्तार यानी जनपद और बाद में महाजनपद। तो आप इसको ऐसे समझिए कि उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में जो कर्म कांड थे वो अलग थे। यानी ऋग्वेद में हमें देवी देवताओं के लिए सिर्फ मंत्रों का उच्चारण, प्रार्थना, यज्ञ वहाँ पे जटिल नहीं थे, साधारण यज्ञ थे। कोई भी वहाँ पर यज्ञ कर सकता था। वहाँ पर जो बलि चढ़ाई जा रही है वो बहुत साधारण है। और उत्तर वैदिक काल में जब हमें कर्म कांड बहुत कठोरता से दिखाई देने पड़ेंगे, तो कर्म कांड हर कोई तो कर नहीं पाएगा। कौन करेगा? कुछ खास लोग, और वो खास लोग कौन होंगे? पुरोहित। और इसी वजह से पुरोहितों की महत्ता जो है वो महत्व उनका बढ़ जाएगा। और क्योंकि पुरोहितों का महत्व बढ़ रहा है, अब पुरोहितों का संरक्षण करने के लिए क्षत्रिय यानी राजा अपना वो उठाया कि जी हम आपको संरक्षित करेंगे, आप हमें संरक्षित करो। तो इनका आपसी संबंध बहुत ज्यादा बना रहेगा। इसी के फलस्वरूप योद्धा वर्ग भी शक्तिशाली होगा तथा इन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं, सभा और समितियों को कमजोर किया। उत्तर वैदिक काल में सभा और समितियां कमजोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में द्विज की अवधारणा का जन्म होगा। द्विज जो थी वो अवधारणा थी दोबारा जन्म की। और ये दोबारा जन्म जो था वो किसको प्राप्त था? वो प्राप्त था पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य। शूद्रों को यहाँ पर द्विज की अवधारणा से दूर रखा गया। अब ये द्विज की जो अवधारणा थी ये होती थी दोबारा जन्म दो तरीके से, पहला प्राकृतिक और दूसरा धार्मिक, जो उपनयन संस्कार हुआ करते थे। और संस्कारों द्वारा शिक्षा और शुद्धि के लिए वो एक रास्ता था। यानी जब उपनयन संस्कार होगा तो शिक्षा वहां पर उनको दी जाती थी। किसको? उन तीनों वर्णों को, जो ऊपर के तीन वर्ण है, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों को इससे मना करेगा, शूद्रों के लिए बिल्कुल मना थी। यानी उपनयन संस्कार जो था उसके माध्यम से बंद कर दिया। उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था। और उपनयन संस्कार बंद होने का मतलब था उनको शिक्षा से और शुद्धि से बिल्कुल दूर कर दिया गया। और जब शिक्षा नहीं होगी तो ये तो बिल्कुल जानी और मानी बात है, जो शिक्षित नहीं होगा वो या तो दबेगा, या कहीं पे दास बनेगा, या कहीं पे ऐसी नौकरी करेगा जो और लोग नहीं करना चाहते, या ऐसे काम करेगा जो और लोग नहीं करना चाहते। और आगे चल के हमें देखने को यही मिलेगा, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार, इनके सारे संस्कार बंद कर दिए गए। 16 संस्कारों के बारे में आपने सुना होगा कि वो संस्कार शूद्रों को प्राप्त नहीं थे। तो क्योंकि उनको प्राप्त नहीं थे, इसीलिए उनकी स्थिति दिन पर दिन और समय के साथ खराब होती चली गई। तो लेटर वैदिक काल में ये स्थिति वर्ण की थी, और ऋग्वैदिक काल में हमने वर्णों की स्थिति देखी। यानी ऋग्वैदिक काल में थोड़ा लचीला है वर्ण व्यवस्था, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थोड़ी कठोर होती चली जा रही है। अब हमें वैदिक काल में और खासकर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देखनी है। तो विभिन्न सभाओं में महिलाओं की सहभागिता मिलती है। सभाएं कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में? सभा, समिति, ऐसी जो सभाएं थी, इसमें महिलाओं की सहभागिता हमें देखने को मिलती है। अपने पति के साथ कर्म कांडों में महिलाएं भाग लेती थी, विभिन्न वैदिक ऋचाओं व श्लोकों की रचना करती थी, और कई बुद्धिमान स्त्रियों की विदुषी महिलाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी महिलाओं का हमें जिक्र वहां पर मिलता है। बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, हालांकि बाद में वो धीरे धीरे इवॉल्व हो जाएगा, और बाद में आगे चल के तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अब आप इस चीज को यहाँ पे ये जरूरी समझिए कि जब महिलाओं की
शादी जो है कम उम्र में कर दी जाएगी तो दो चीज़ें इफेक्ट होंगी। पहला, शिक्षा तो इफेक्ट होगी होगी क्योंकि अब शादी हो गई तो भी घर वगैरह संभालो। और दूसरा उनका स्वास्थ्य, क्योंकि अब उन्हें फोर्स किया जाएगा बच्चे पैदा करने के लिए, और जब वो बच्चे पैदा करेगी तो उसी की देख रेख में लगी रहेगी, बीमार होगी, कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी आज तक लेकर कब तक थी, तो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत 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 बेटर थी, बहुत अच्छी थी। क्यों? उसके कई कारण हैं। पहला, बाल विवाह का वहाँ पे प्रचलन नहीं है, और जो महिला की जो शादी की उम्र थी वो 16 वर्ष थी, सामान्य उम्र वो थी 16 वर्ष। और कई अविवाहित स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे घोषा, वहाँ पर स्वयंवर जैसी प्रथाओं का जिक्र हमें मिलता है। नियोग प्रथा का जिक्र मिलता है। नियोग प्रथा का मतलब, अगर किसी महिला को अपने पति से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही तो वो अपने निकटतम संबंधी से संतान की उत्पत्ति कर सकती है। और बहुपति विवाह हमें मिलता है वहाँ पे देखने को, विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है, जबकि आगे आने समय में हमें सती प्रथा जैसी प्रथाएं मिलेंगी, बहु पत्नीवाद हमें वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पर हमें विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाई जाएगी। वहाँ पर ऐसे बोला जाएगा कि अगर तुम विधवा हो गई तो सर मुना लो ताकि किसी की नज़र तुम पर ना पड़े, और तुम सफ़ेद कपड़े पहनो, चटकीले या जो रंग आकर्षित होते हैं उन रंगों को पहनने की मनाही है। और ये मनाही इसीलिए है ताकि महिलाओं को पुनर्विवाह से रोका जा सके, यानी विधवा पुनर्विवाह रोका जा सके। उसके बाद इन तथ्यों के आधार पर जो हमने पढ़ा है, यानी विभिन्न सभाओं में उनकी सहभागिता, पुनर्विवाह, वैदिक ऋचाओं की श्लोकों की रचना महिलाओं द्वारा हो रही है, स्वयंवर वहाँ पे महिलाओं का हो रहा है, 16 वर्ष की उम्र जो है उनकी शादी के लेते हैं, वहाँ बाल विवाह नहीं है। इनसे ये प्रमाणित होता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। किंतु इसके साथ ही हमें इस काल में लिंग भेद के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब लिंग भेद के साक्ष्य हमें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमें देवियों से ज़्यादा देवताओं का वहाँ पर प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं, यानी देवताओं की हमें वहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। और पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं, यज्ञ, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन पुत्री के लिए यहाँ पर ऐसी देखने को नहीं मिलती। हालांकि जो सभा और समिति थी उसको राजा की पुत्री बताया गया है, मुखिया की पुत्री बताया गया है सभा और समिति को। उसके बावजूद भी हमें लिंग भेदभाव देखने को यहाँ मिल रहा है। देखिए, भेदभाव कहाँ नहीं होगा? भेदभाव तब नहीं होगा जब आप एक महिला और एक पुरुष को समान अवसर देंगे। माने एक समाज है, उसमें महिला भी खेती कर रही है, उसमें पुरुष भी खेती कर रहा है, उसमें महिला नौकरी कर रही है, उसमें पुरुष भी नौकरी कर रहा है, उसमें महिला खाना बना रही है तो पुरुष भी खाना बना रही है। ये समान समतामूलक समाज की निशानियां होती हैं। लेकिन अगर स्त्री कोई ऐसा काम कर रही है जो बहुत मेहनत का, और पुरुष उसको बोल रहा है कि मेरे को ये काम नहीं करना, तो वो समतामूलक समाज नहीं है, वहाँ पर स्त्री को दबाया जा रहा है। और जब स्त्री को दबाया जाएगा तो उसी से हमें पता लगता है कि समाज कितना अच्छा है और कितना द्वंद दर्जे का समाज है। तो इससे हमें समाज के बारे में पता लगता है कि जब महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति के बराबर होगी, यानी हर वो काम जो पुरुष कर रहा है वो महिला कर सकती है, जो महिला कर रही है वो पुरुष, उससे हमें पता लगता है कि ये समाज समतामूलक समाज है। तो ऋग्वैदिक जो समाज था वो लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ समतामूलक हमें चिन्ह हमें वहाँ पे महिला और पुरुष के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिंग भेद था। क्या? क्योंकि वहाँ पर देवताओं की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में किसी भी महिला मुखिया की हमें वहाँ पर जिक्र नहीं मिलता, और महिला पुरोहित का भी जिक्र हमें वहाँ नहीं मिल रहा ऋग्वैदिक काल में। दान देने वालों में ज़्यादातर पुरुष ही होते थे, यानी दान दिया जाता था और दान लिया जाता था, यानी यज्ञ वगैरह में जो भी दान लिया जा रहा है या वैसे भी दान अगर दिया जा रहा है लिया जा रहा है तो वहाँ पर महिलाओं की अनुपस्थिति हमें दिखती है। और पुत्र की अनुपस्थिति, यानी पुत्र अगर नहीं है तो वहाँ पर निंदा की जाती थी, और पुत्री की प्राप्ति की निंदा नहीं करी गई, लेकिन पुत्र की प्राप्ति की वहाँ पर बढ़ाई करी गई है। पुत्र अगर नहीं है तो निंदा करी गई है, लेकिन पुत्री प्राप्त होने पर खुशी मनाई गई है, या ऐसी कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलते। अब हमें महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में देखनी है, तो महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। वेद पढ़ने की अनुमति
अथवा गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुत्री को समस्त दुखों का कारण वहां पे माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में वैदिक कालीन विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता धीरे धीरे खत्म कर दी गई या खत्म हो गई। महिलाओं के उपहार के रूप में लेन देन के उल्लेख मिलते हैं। महिलाओं के उपहार के रूप में लेन देन की वहां पर हमें जिक्र मिलता है, यानी महिलाओं को उपहार के रूप में लिया और दिया जाता है, यानी घर की महिला को उपहार के रूप में दिया जा रहा है और किसी के घर की महिला को उपहार के रूप में लिया जा रहा है। क्या साक्ष्य मिलते हैं? हमें साक्ष्य मिलते हैं कि हमें 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन मिलता है, जिसमें से कुछ सामाजिक मान्यता प्राप्त और कुछ सामाजिक स्तर पर अमान्य थे, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये मान्य विवाह थे। और असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच्य विवाह, इसमें ये अमान्य विवाह थे। और असुर विवाह में कन्या पक्ष जो थी वो कन्या की कीमत कर देकर उनको कन्या को लेता था, यानी एक तरीके से खरीद फरोख्त वहां हो रही है। जो आप आज जानते होंगे दहेज, दहेज भी वास्तविकता में वही है। जब हम दहेज देते हैं, देखिए अब इसको आप कैसे भी देख लीजिए, भले ही आप बोलिए कि एक पिता अपनी पुत्री की खुशी के लिए दे रहा है या एक पिता अपनी पुत्री के लिए दे रहा है, अपनी अपनी परी के लिए दे रहा है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन दहेज दहेज ही है और वो एक कुप्रथा है। क्योंकि समाज का बड़ा तबका तो उसको दे लेगा, लेकिन समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है। और जहाँ पर समाज एक दूसरे पे, खासकर भारतीय समाज, ये एक दूसरे पे इतनी बुरी तरीके से आश्रित है, अब इसे अच्छा मानिए चाहे बुरा, ये एक दूसरे पे इस तरीके से निर्भर करता है क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कंट्री में रहते हैं। और जब हम एक डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं तो एक समाज दूसरे समाज को अच्छे या बुरे वे में इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो जो अमीर वर्ग है वो तो दहेज दे लेगा, वो अपनी बेटी के लिए खुशी के लिए दे देगा। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट छोटे वर्ग पर पड़ेगा या कमजोर वर्ग पर या गरीब वर्ग पर पड़ेगा और दबाव में उसे भी देना पड़ेगा। पहली चीज, गरीब वर्ग अशिक्षित है, पता ही नहीं है उसे कि मैं देख कर क्या रहा हूं या इससे क्या एग्जाम्पल सेट होगा। तो दहेज किसी भी तरीके से वो लेन देन के रूप में, यहाँ पर तो उसको राक्षस विवाह बोला गया है, असुर विवाह बोला गया है, पैशाच्य विवाह बोला गया है। ये उत्तर वैदिक काल के साहित्यों की मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि आज के समय में उसको दहेज का नाम, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो दहेज कहीं से भी, चाहे वो किसी भी रूप में हम दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं है और इसका हमें बहिष्कार करना है और करना पड़ेगा। आज भी भारत में 2024 में भी भारत के कई हिस्सों में आप जाके आप रिसर्च करिए इस पर कि कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर, और कितने ऐसे समाज हैं, कितने ऐसे कबीले हैं और कितनी ऐसी धर्म है जहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पैसों का लेन देन वहाँ पे होता है, वहाँ पर लोग बहुत अच्छे ऑफिसर बनते हैं। आप मुझे लगता है समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिसमें दहेज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। जब तक आप खुद से बंद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। खैर, इस पे तो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक बढ़ सकता है, लेकिन आप इस बात को समझ रहिए कि असुर विवाह में, यानी उत्तर वैदिक काल में ऐसे विवाह हो रहे हैं जिसमें पुत्री महिला को लिया जा रहा है पैसे के बदले। अब वो पैसा सिक्के नहीं थे, वो दान दक्षिणा कुछ भी हो सकती है, वो सोना हो सकता है या ज़मीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर खरीद फरोख्त की वहाँ पर बात दिखाई देती है, लेन देन की, पुत्री को लेन देन की वहाँ पर बात दिखाई पड़ती है हमें ऋग्वैदिक काल में। और ये कंटिन्यूस रहेगी उत्तर वैदिक काल तक भी। और आज भी आप देखते हैं दहेज प्रथा उसी के रूप में निरंतरता बनी हुई है। हालांकि बहुत जगह कमजोर हुई है, न्यायालयों ने बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाए हैं, वो अच्छी बात है। परिवार में पुरुष की प्रधानता हमें गृहपति के रूप में देखने को मिलती है। पुरुष के पूर्वजों की स्थापना के उल्लेख तो हमें मिलते हैं, लेकिन महिला पूर्वजों के नहीं। यानी किसी वंश के बारे में अगर हमें पता चल रहा है तो उसके पुरुष वंश की तो हमें बात पता लग जाती है, लेकिन महिला वंश की वहाँ पे बात हमें नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष की वहाँ पर प्रधानता थी उत्तर वैदिक काल में भी। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि हालांकि इस काल में भी कुछ विदुषी महिलाओं का, जैसे गार्गी, मैत्री, कात्यायनी का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दार्शनिक वाद विवादों में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही पत्नी की
जो व्याख्या है वह अर्धांगिनी के रूप में की जाती है, किंतु मोटे तौर पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई तथा आगे चलकर ये निरंतरता को प्राप्त होगी और महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन घटती घटती चली जाएगी और एकदम हाशिए पर पहुंच जाएगी। इसीलिए आज आप इस चीज़ को भी समझिए कि जितने भी लोग आज आरक्षण के समर्थक हैं वो वैदिक कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो आरक्षण के समर्थक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक समय आता है कि शूद्रों को किस तरीके से दबाया गया, उनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई, महिलाओं को किस तरीके से दबाया गया, उनको कहाँ पहुंच गई। इसीलिए महिला आरक्षण, जाति आरक्षण ये क्यों ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जब किसी को बहुत समय तक दबाया जा रहा है, उसकी शिक्षा नहीं मिल रही, तो उसको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब उस आरक्षण में भी बहुत सारे घपले हैं, क्या है क्रीमी लेयर का आरक्षण, वो सब चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये जो हमने देखा, ये हमने महिलाओं की स्थिति को देख लिया ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। इस चीज़ को भी समझना है कि ऋग्वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में हम जा रहे हैं तो चीज़ों में कठोरता आ रही है, चीज़ों में ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो अच्छा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल वन व्यवस्था के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में अच्छा समय था और उत्तर वैदिक काल में वो महिलाओं और वन व्यवस्था के संदर्भ में एक बुरा फेज है। अब हमें ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखनी है। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में आएगी। ऋग्वैदिक काल में कुल, ग्राम, विश, जन, और इनके जो मुखिया होते थे वो कुल का मुखिया कुलुप या गृहपति के नाम से जाना जाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था, विश का मुखिया विशपति के नाम से जाना जाता था और जन का मुखिया जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। अब ये कुल, ग्राम, विश, जन क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि कुल का मतलब एक परिवार, यानी एक परिवार जो है वो कुल हो गया, एक फैमिली, उसमें 4 सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं, बच्चे, पापा, मम्मी, दादा, दादी, इन सबको मिला के एक कुल होता था। और जो उस कुल में निर्णय लेता था उसको बोलते थे गृहपति या कुलुप, यानी हेड ऑफ द फैमिली कुलुप या गृहपति कहलाता था। और कुल का मतलब फैमिली से होता था। कुछ फैमिलियां मिलकर, यानी कई फैमिलियां मिलकर, यानी 10, 20, 50 फैमिलियां मिलकर एक ग्राम का निर्माण करती थी और कई ग्राम मिलकर विश का निर्माण करते थे और इस विश के मुखिया को विशपति बोलते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे और कई विश मिलकर जन का निर्माण करते थे जिसको जनस्य गोपा, और जनस्य गोपा का जो मतलब होता है वो जन की रक्षा करने वाला, जनस्य गोपा। और क्योंकि इस ही जन के बाद यानी कई जन मिलकर जनपद बनाएंगे, कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे और यही महाजनपद से आगे चलकर कैसे यहाँ से साम्राज्य निकलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि प्रशासनिक इकाई ऋग्वैदिक काल में कुल यानी परिवार, उसका मुखिया कुलुप गृहपति, कई परिवार मिलकर एक ग्राम की रचना कर रहे हैं, उसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था यानी प्रधान किस्म का, और कई ग्राम मिलकर विश कहलाते थे यानी जिले के स्तर पे मान लीजिए या फिर ब्लॉक के स्तर पर मान लीजिए उसको विशपति बोलते थे, और जन यानी डिस्ट्रिक्ट बड़े लेवल पर या ऐसे स्टेट के लेवल पे मान लीजिए तो वो जनस्य गोपा उसका कहलाता था, और जनपद बड़े लेवल पे बड़ा स्टेट उसको हम लोग जनपद, और महाजनपद फिर वो एक देश तरीके से मान लीजिए। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। तो आप इसको ये जानते रहिए कि कुल सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वैदिक काल में और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में भी सबसे छोटी इकाई हमें कुल देखने को मिलेगी। वहां पर सिर्फ जो चेंज आएगा वो जनपद आएगा और जनपद सबसे बड़ी इकाई। फिलहाल ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जन है और ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल यानी कुलुप है, गृहपति है। अब हम प्रशासनिक इकाई देखेंगे ऋग्वैदिक काल की और प्रशासनिक इकाई देखेंगे उत्तर वैदिक काल की, इसमें हम लोग भिन्नताएं देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई मैंने आपको बताया कुल हुआ करती थी या गृह हुआ करती थी, सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी। ऋग्वैदिक साहित्य में जन की चर्चा तो मिलती है मगर जनपद की चर्चा नहीं मिलती, और जन की भी एक जन की चर्चा नहीं मिलती, हमें कई जन मिलते हैं, आर्य जन, भरत जन, ऐसे कई जनों की हमें
चर्चा वहां मिल रही है। और राज्य के और ये प्रशासनिक इकाई उत्तर वैदिक काल में क्या थी? उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल ही रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी इकाई जनपद हो जाएगी, क्योंकि अब क्षेत्रीय विस्तार वहां पर आ गया है। राज्य जो था प्रशासनिक इकाई में, अगर हम राज्य देखें तो ऋग्वैदिक काल में राज्य जो था जन आधारित था, ना कि क्षेत्र आधारित, यानी वो ग्रुप्स पे आधारित था। जहां पर वो ग्रुप बस गए, मान लीजिए एक जैसे आर्यजन थे, वो उस मध्य एशिया वाले क्षेत्र से निकल के ईरान आए, ईरान वाले क्षेत्र से सप्तसैंधव से फिर वो गंगा यमुना वाले दोआब क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके बाद गंडक नदी से पहले बस रहे हैं, कहला क्या रहे हैं? आर्यन सी। कहला क्या रहे हैं? आर्यन सी। यानी एक ही ग्रुप है, वो कहीं कहीं आ रहा है, लेकिन वो आर्य ही कहलाएगा। ऐसे ही ये जन आधारित था, यानी वो जहां अगर वो उत्तर भारत में ना बसकर अगर वो दक्षिण भारत में चले जाते, तब भी वो आर्य ही कहलाते। आर्य जो थे वो आर्य चले और वो अपने आप को जन कहला रहे हैं, लेकिन वो जन जब तक रहेंगे जब तक उनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, राज्य जो था, वो जन आधारित रहेगा। जैसे ही वो क्षेत्र आधारित रह जाएगा, अब वो एक क्षेत्र में बसेंगे। और वो क्षेत्र में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया ना कि कृषि महत्वपूर्ण हो गई, लोहा मिल गया, कृषि अधिशेष हो गया, अब एक ही जगह पर रहेंगे। अब वो खाना बदोश और घुमंतु नहीं रहे। तो ऐसे ही चलकर जो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था का विकास क्षेत्र पर आधारित हो गया, इसका प्रमुख कारण ये था कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोगों के लिए कृषि महत्वपूर्ण हो गई। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोगों के लिए कृषि महत्वपूर्ण, कृषि करने के लिए तो एक जगह पर रुकना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आधारित प्रशासनिक इकाई हमें देखने को मिलेगी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्य ऋग्वैदिक काल में जन आधारित थे और उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आधारित वहां हो जाएंगे, क्योंकि कृषि हो गई। अब जब कृषि हो रही है तो कृषि एक जगह रुक के करनी पड़ेगी, और जब एक जगह रुक के करेंगे तो धीरे धीरे हमें पोस्ट वैदिक पीरियड में और सूत्र काल में हमें द्वितीय नगरीय क्रांति हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई में राजा और शासक हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा जो था, ऐसा कोई पद अस्तित्व में नहीं था, लेकिन कबीले के मुखिया और प्रधान के रूप में जनस्य गोपा, जिसे जन का रक्षक, मैंने बताया था, जन का रक्षक उसे माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति ज्यादा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि हमें विराट, सुराट, सम्राट, भोज और जो इन सबको जीत लेगा, एक राट जैसे शब्द हमें वहाँ मिलेंगे, राजन जैसे शब्द हमें मिलेंगे, महापद्मनंद जैसे शब्दों की हमें वहाँ पर दृष्टिगोचर ऐसे शब्द हो रहे हैं। तो जब हमें ये शब्द मिलने लगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर राजा जैसा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा विस्तार में था। एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो ये निरंतरता, ये जो बदलाव, ये जो कंटिन्यूटी चलती आ रही है, इसके बदलाव के कारण क्या है और बदलाव कैसे कैसे हो रहा है। तो आप ये जानते हैं कि पहले जनता ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ और मुखिया या जनस्य गोपा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार हुआ, फलस्वरूप कर अधिक मिलने से उसकी सैन्य ताकत बढ़ेगी। कर अधिक मिलेगा, उसे बाध्यकारी करेगा, और जब कर अधिक मिलेगा तो सेना रखना शुरू करेगा। सेना को क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए ना। बिना खेतों में जाए, बिना बहुत मेहनत करे, अगर किसी को मार पीट कर अगर धन की प्राप्ति हो रही है, सेना क्या करती है? मार पीट करेगी, किसी को लूट के लिए आएगी, थोड़ा धन खुद रख लेगी, राजा को दे देगी। तो जब राजा ताकतवर होगा तो उसकी सैन्य ताकत में वृद्धि भी होगी। और वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि वो कर अधिक लेना शुरू कर रहा है। परिणाम स्वरूप ऋग्वैदिक काल में जनस्य गोपा ने अत्यधिक शक्तिशाली होकर राजा की विशेषताएं धारण कर ली। किसने? वही जनस्य गोपा अब राजा की विशेषता अपने अंदर बसाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, ये सब इंटरलिंक है। क्या क्या? वर्ण व्यवस्था और राजा का ताकतवर होना। राजा ही ताकतवर बना रहना चाहता है तो वो ऐसी अवधारणाओं को जन्म देगा कि मेरा बेटा ही राजा बने, क्योंकि अगर ऋग्वैदिक कालीन वन व्यवस्था वहां पर रहेगी तो राजा का बेटा अगर कमजोर है, दिमाग से पैदल है, या अति बुद्धिमान नहीं है, ताकतवर नहीं है, 3-4 फुट का है, बहुत लंबा नहीं है, तो राजा के बेटे को तो दूसरे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि वन व्यवस्था में क्या था? काम के आधार पर वर्ण थी। यानी राजा का बेटा अगर कमजोर है तो वो दूसरे काम करेगा, वो व्यापार करेगा या शूद्रों वाले काम करेगा। लेकिन अगर राजा ये बोल दे कि नहीं जी,
अब तो वंशानुगत चलेगा, मेरा बेटा राजा ही होगा, मेरा बेटा राजकुमार ही होगा, मेरा बेटा प्रिंस ही होगा। तो क्या होगा, तो कुछ लोगों को निम्न काम करने पड़ेंगे। और जब राजा इस चीज को स्थापित कर रहा है और पुरोहित इसकी सहायता कर रहा है, क्योंकि पुरोहित को भी तो इनडायरेक्टली इसी से फायदा पड़ रहा है। क्या, कि अगर पुरोहित बोलेगा कि मैं ही यज्ञ करूंगा, मैं ही हवन करूंगा और राजा के लिए मैं ही सारी चीजें करूंगा, पूजा पाठ यज्ञ कर्म कांड सब कुछ मैं ही करूंगा, और कुछ खास कर्म कांड होते हैं, यानी राजा का भी दैवीकरण होगा। आने वाले समयों में राजा को भी देवों के समान बताया जाएगा। मुगल समाज में तो हमने देखा है कि जब मुगल जो होते थे उनके चित्रों के पीछे एक सूर्य जैसा आकृति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको देवों के समान वहां बताया गया है। तो ये इसीलिए स्थापित करा जाता है ताकि राजा एक बहुत ताकतवर वंशानुगत जब हो जाएगा तो और लोगों को दबा सकेगा। तो इसीलिए वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोरता की ओर चलती चली जाएगी और शूद्रों की हालत इस तरीके से हो जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं राजा की इस शक्तिशाली व्यवहार की वजह से ही वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत होगी, क्योंकि अब पुरोहित और राजा मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि अगर आप मुझे संरक्षित करो, मैं आपको संरक्षित करूंगा, मैं आपके लिए मंत्र और ऐसी चीजें ऋचाओं की रचना करूंगा जिसमें आपको ताकतवर, आपको देवता बताया जाएगा और आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। आपको लोग भी मिल जाएंगे, काम करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे, आपको अपनी सेवा करने के लिए शूद्र भी मिल जाएंगे, और धीरे धीरे अस्पृश्यता और ऐसी चीजें जन्म लेंगी। तो परिणाम क्या हुआ, जन से जनपद, जनपद में मुखिया जो था वो जनस्य गोपता, आगे चल के वो बहुत ज्यादा जनपद के समय पर वो बहुत शक्तिशाली हो गया, और क्षेत्रीय विस्तार की वजह से ऐसा हुआ। फलस्वरूप राजा को अधिक कर मिलेगा, सैन्य ताकत बढ़ेगी, और उसका परिणाम होगा कि राजा जनस्य गोपत जो था अब वो राजा बन जाएगा। और इस बात के साक्ष्य क्या हैं, तो इस बात के साक्ष्य ये हैं कि राजा पर सभा और समिति का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उत्तर वैदिक काल में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, और उत्तर वैदिक काल में अलग अलग दिशाओं के राजाओं को अलग अलग नाम मिलते, यानी उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज, पश्चिम का स्वराट और पूर्व का सम्राट, और जो इन सबको जीत लेगा उसे बोलेंगे एक राट, और महापद्मनंद की उपाधियां दी जाएंगी, और राज्याभिषेक जैसे कार्य होने लगे। पहले मुखिया चुना जाता था, अब वो यज्ञ करवाएगा, अपना राज्याभिषेक करवाएगा। अब उसे दिखाना भी तो है ना, कि आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें देखा है ना वो भल्लाल देव का जब राज्याभिषेक होता तो कितने बड़े पैमाने पर उसको दिखाया गया है। वो बहुत अच्छा उदाहरण है, आप एक बार उस सीन को जरूर देखिएगा। जब भल्लाल देव का जो वहां पर राज्याभिषेक होता है तो वो किस तरीके से शपथ ले रहा है, वहां पर किस तरीके से उसका आगमन हो रहा है, किस तरीके से एक खास सैन्य टुकड़ी उसके चरण को वंदन करती है, किस तरीके से हाथियों की टुकड़ी उसके चरण को स्पर्श करते वंदन करती है, किस तरीके से पैदल सैनिक और तलवार वाले सैनिक उसको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। तो ये राजा का वहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण वहां पर दिखाया गया है। तो जब आप देखेंगे कि राजा राज्याभिषेक करा रहे हैं और राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं, वो यज्ञ करवाएंगे, बड़े बड़े राज्याभिषेक करवाएंगे, मुकुट बनवाएंगे, अपने बड़े बड़े सोने के हार और इन सब चीजों को बनवाएंगे। तो इससे राजा हमें दिखते हैं 12 रत्निनों जैसे जिक्र मिलते हैं, यानी अब वो सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, ग्रहिता, बागधुद, अश्वाप, पालागम जैसे अपने 12 रत्निन रखने शुरू करेंगे। राजसूय यज्ञ हमें मिलेगा, और शतपथ ब्राह्मण में इन यज्ञों का हमें प्रमाण मिलता है। रत्निनों का समर्थन राजा को प्राप्त था, राजा रत्निनों का समर्थन करता था। तो ये एक ऐसा समाज वहां पर स्थापित हो रहा है जिसमें राजा को ही बहुत ताकतवर बनाया जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा एक समाज स्थापित हो रहा है जिसमें राजा और उससे जुड़े जो 12 रत्निन है वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, और क्षत्रिय उसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे, और धीरे 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 पुरोहित और ताकतवर हो जाएंगे। उसके बाद वैश्य और शूद्र हाशिए पे चले जाएंगे, और उसमें भी शूद्र हाशिए पे चले जाएंगे। व्यवस्थित कर प्रणाली का हमें विकास देखने को मिलता है, और ऋग वैदिक काल में राज्य की आमदनी जो थी वो उसका मुख्य स्रोत जो था वो लूट का माल हुआ करता था, और स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि हुआ करती थी। लेकिन यही बाध्यकारी हो जाएगी और लूट का पूरा माल राजा रखने लगेगा, क्योंकि वैदिक काल में बलि के अतिरिक्त भाग और शुल्क जैसे करों की चर्चा हमें मिलने लगती है। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र के बीज हमें दिखाई देने लगेंगे।
उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में तो चुना जा रहा है, इसीलिए हमें कई बार ऐसे सवाल भी दिखेंगे कि क्या ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से ज़्यादा लोकतांत्रिकता, ये दोनों में तुलना भी आ सकती है। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए कि उत्तर वैदिक काल बहुत ज़्यादा कठोर था ऋग वैदिक काल के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था में हो या फिर महिलाओं की वहाँ पे स्थिति की बात करी जाए। राजाओं का जिक्र हमने देख ही दिया है कि उत्तर का विराट होता था और दक्षिण का भोज, पश्चिम का स्वराट, पूर्व का सम्राट, जो इन सबको जीत लेता था वो एकराट महापद्मनंद। और उपनिषदों में कई राजाओं का हमें वर्णन मिलता है, उनके क्षेत्रों के वर्णन मिलते हैं, जैसे कुरु का उदातल, आरुणी, काशी का अजातशत्रु, केकय का अश्वपति, विदय का राजा जनक, पांचाल का प्रवाहण जिवाली। और अर्थवेद में हमें राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, हमें 12 रत्निनों का जिक्र मिलता है, हमें राज्य अभिषेक का जिक्र मिलता है। 12 रत्निन सेनानी, पुरोहित, युवराज, माहिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, सगृहिता, भागदूत, अश्वाप, वालागल। और कई हमें राज्याभिषेक, जैसे राजसु यज्ञ द्वारा हमें राज्याभिषेक का प्रमाण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, और रत्निनों का समर्थन राजा को प्राप्त था। प्रशासनिक इकाई में अभी हमने राज्य देख लिया, राजा और शासक देख लिया। अब हम लोग सेना को देख लेते हैं कि प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में सेना का क्या स्वरूप था। तो ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था, बल्कि कबीले के समस्त लोग युद्ध में भाग लेते थे, सब लोग आ जाते थे युद्ध करने, वो मिलिशिया वाली फॉर्म जो मैंने बताई थी। और उत्तर वैदिक काल में भी स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि पहले सेना को समझ नहीं आता हो किस युद्ध को कैसे लड़ना है, लेकिन इस समय में युद्ध तरीकों से लड़े जाने लगे होंगे। ऋग वैदिक काल में किसी प्रकार की नौकरशाही का विकास नहीं हुआ, और उत्तर वैदिक काल में भी हमें किसी प्रकार की नौकरशाही का जिक्र नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में संस्थाओं जैसे सभा, समिति, विदत, गढ़ का जिक्र मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी ताकत जो थी, यानी राजा या मुखिया पर इनका नियंत्रण बहुत कम रह गया, या यूं कह लीजिए कि खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे तो बिल्कुल इन सभा, समिति, विदत, गढ़ को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। कबीले के मुखिया पर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण जो सभा और समितियां रखती थीं, और आगे चल के वैदिक काल में कुछ संस्थाएं जो थी विदित, गढ़ समाप्त हो गई, कुछ का नियंत्रण सीमित हो गया। और ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि उत्तर वैदिक साहित्य में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया, किंतु राजा की शक्ति बढ़ने के साथ ही इनका राजा पर से अंकुश बहुत कम हो गया। अब राजा क्यों चाहेगा कि मेरे पे कोई अंकुश लगाए, अब मैं खुद नियंत्रण करूंगा, क्योंकि अब उसे वंशानुगत स्थिति को चलाना है, वंशानुगत प्रथा को उसको लागू करना है, क्योंकि जब वो वंशानुगत प्रथा लागू करेगा तभी तो उसका बेटा राजा बनेगा, नहीं तो उसके बेटे को भी कुछ काम शूद्र वाला दे दिया जाएगा अगर वो कमजोर हुआ तो। लेकिन अगर उसका बेटा कमजोर है और वंशानुगत व्यवस्था है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र वाले काम ही करेगा। इसी तरीके से जाति व्यवस्था बहुत कठोर होती चली जाएगी। तो अब तक जो हम देख चुके हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देख चुके हैं। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक इकाइयां, सैन्य, सेना, राजा, शासक, राज्य, प्रशासनिक इकाइयां, मुखिया, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। एक और इस चीज़ को देख लीजिए कि जैसे ये जो संदर्भ है इसमें जैसे वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ हैं, गोत्र हैं, 16 संस्कार हैं। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक में कठोर हुआ, और वैदिकोत्तर काल में जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई और ये प्रॉपर जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। आश्रम व्यवस्था की जो शुरुआत है वो उत्तर वैदिक काल में दिखती है और वैदिकोत्तर तक स्थापित हो गई। शुरुआत में उत्तर वैदिक में हमें सिर्फ 3 ही आश्रम देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 थी। उसके बाद चौथा जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें वैदिकोत्तर काल में जावल में हमें देखने को मिलता है, चौथा जो कि संन्यास थी। तो आप इसको समझते होंगे, ब्रह्मचर्य 25 तक, 25 से 50, गृहस्थ
50 से 75 वानप्रस्थ यानी और पीढ़ियों को पढ़ाने के लिए जंगलों में जाकर गुरुकुलों को ज्वाइन करना, वहाँ पर उनको शिक्षा देना, नई पीढ़ी को शिक्षा देना। जो ब्रह्मचर्य वाला जीवन जी रहे हैं यानी 25 वाला जीवन जो जी रहे हैं, उनको शिक्षा देते थे कौन? 50 से 75 वाले, और 75 के बाद मोक्ष और ऐसी चीज़ों की प्राप्ति के लिए वो संन्यास ले लिया करते थे। पुरुषार्थ हमें यहाँ मिलते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल में हमें शुरुआत देखने को मिलती है और वैदिक उत्तर काल में हमें स्थापित हो जाते हैं। गोत्रों की हमें शुरुआत उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रही है, वैदिक उत्तर में ये स्थापित हो गया। 16 संस्कार हमें वैदिकोत्तर काल तक स्थापित देखने को मिलते हैं। हमने राजनीतिक इकाइयाँ देख ली, प्रशासनिक इकाइयाँ देख ली, महिलाओं की स्थिति देख ली, वर्ण व्यवस्था का हमने देख लिया कि वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर वर्ण व्यवस्थाओं में आया, महिलाओं की स्थिति में आया, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य, राजा, ये सब हमने देख लिया। अगले पार्ट में हम लोग वैदिक धर्म को देखने वाला, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म, उपासना पद्धति, पूजा प्रार्थना की पद्धति, मंत्र का जो पद्धति है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। आर्थिक क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।